नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम बात करेंगे सल्तनत काल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम देखेंगे। रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे जा चुके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और साथ में हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि रेलवे के अदर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यहाँ से आप लोग को पता चल जाएगा कि सल्तनत काल का जो वेटेज होता है वो एनटीपीसी के एग्जाम में क्या होता है और ग्रुप डी के एग्जाम में क्या होता है, जिससे आपको तैयारी करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। इससे पहले मैंने थ्योरी का वीडियो बना दिया, तो उस वीडियो का अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिएगा ताकि आप लोग को एक अच्छा आइडिया हो जाए। और मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया, तो उस प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। उसको मैं डेली अपडेट करूंगा जिसमें जीके जीएस के वीडियो को मैं अपलोड करूंगा। धीरे धीरे हमारा मैथ्स रीजनिंग का भी क्लास आपको देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर, मतलब एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे बेस्ड है। आपको मैथ्स का भी क्लास जल्द देखने को मिलने वाला है। तो चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं और सल्तनत काल के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिएगा, सल्तनत काल रेलवे एनटीपीसी 2016-17 का पहला क्वेश्चन देखिएगा। किसे माउंट आबू के पास कायादार गांव में गौरी वंश के मोहम्मद गौरी को हराया था? किसने हराया था? भीम देव सोलंकी द्वितीय ने हराया था मोहम्मद गौरी को। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ इसे ताकि आप लोग को देखने में और भी ज़्यादा आसानी हो। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दास वंश का मतलब क्या होता है? गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। उसके बाद आगे देखें, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, ये किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक है, और ये कहाँ पे है? अजमेर में। ठीक है, उसके बाद कुतुब मीनार जो दुनिया का सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था? इल्तुतमिश ने इसे कंप्लीट करवाया था। ठीक है, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो उनका नाम था लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन को बख्तियार खिलजी ने पराजित किया था। ये किसका सेनानायक था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, आगे देखिएगा, नालंदा का विश्वविद्यालय इसने ये तबाह किया था। आगे देखिएगा, वह कौन से संगीतकार थे जो कि 1253 से 1325 से तक जीवित थे और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कार के लिए जाना जाता है, जो आज हम यूज करते हैं? तो अमीर खुसरो का नाम आप जानते होंगे। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पे बदली? तो आप लोगों को पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी शिफ्ट की थी। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? हरिहर और बुक्का ने 1236 में शायद ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी दक्षिण भारत में। आगे अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या होता था? हम्पी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम्पी जो था ना विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। उसके बाद हन्नम कोंडा शहर स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर 1000 स्तंभ निर्माताओं डैश था? रुद्रदेव का ये मंदिर था। ठीक है ना, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, चित्तौर किस राजवंश की राजधानी थी? सिसोदिया राजवंश की राजधानी चित्तौर थी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर जिसमें वस्तु संबंधी खगोलीय विज्ञान उपकरण को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराणा प्रताप। इसका थ्योरी मैंने बताया नहीं है, जल्दी ही मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं, दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व क्या है? तो खगोलीय वेधशाला। ठीक है ना, जंतर मंतर क्या था? खगोलीय वेधशाला। उसके बाद आगे देखें, हवा महल का निर्माण किसने किया था? तो हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किया था। आगे देखिएगा, किस साम्राज्य के दौरान चेन्नाकेशव मंदिर का निर्माण किया गया था? तो होयसल। मतलब हिंदू राजाओं के बारे में एनटीपीसी में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को मैं आप लोग को बता दूंगा और सभी मुगल काल के आसपास के साम्राज्य हैं। आगे देखिएगा, चार मीनार हैदराबाद में है। निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन के लिए याद किया जाता है? तो प्लेग। आप लोग को पता है कि जैसे ये कोरोना वायरस फैला है, वैसे
जो बीमारी था लगभग 1919 के आसपास से, 1919 नहीं, जिस समय चार मीनार का निर्माण हुआ था ना 1617 के आसपास, 1600 से 1700 के आसपास होगा, मतलब बहुत पहले का बात है ये, ठीक है ना। तो प्लेग एक बीमारी था जो कि चूहा होते हैं उनके द्वारा फैलता था, उनके मलमूत्र के द्वारा फैलता था ये बीमारी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी एक महामारी पहले से फैला हुआ है। आगे देखिएगा, प्लेग के उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक मीनार, चार मीनार कहाँ पे है? हैदराबाद में। डैश बीजपुर सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की समाधि है, तो गोल गुंबज, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या पूछा हुआ है? डैश भारत के सबसे बड़ी हमलों में से एक है जिसे अलंबा विलास के रूप में भी जाना जाता है। यह वोडेयार महाराजा का निवास है। तो किसका निवास है? मैसूर महल। इसे क्या बोला जाता है? मैसूर महल भारत के सबसे बड़े महलों में से एक है जिसे अंबा विलास के रूप में भी जाना जाता है। और यह वोडेयार, क्या लिखा हुआ था? वोडेयार महाराजा का भी निवास था मैसूर महल को, ठीक है ना। तो एनटीपीसी के सभी क्वेश्चन मैंने आप लोग को बता दिया। तो आप लोग को मुस्लिम शासक के साथ साथ हिंदू शासक के बारे में जानना होगा और बाकी सब जगह के बारे में भी जानना होगा, जैसे साउथ में किसका शासन था या फिर बहुत है, मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, आप लोगों को थ्योरी का वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, डैश ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की जिसे दौलताबाद नाम दिया गया। तो दौलताबाद राजधानी किसने बनवाया था? तो अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जो क्वेश्चन है वो रिपीट किया जाता है। तो अगर आप चाहे तो थ्योरी अगर आप लोग को नहीं पढ़ना है तो ये सब क्वेश्चन आप रिपीटेड क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि मैं अभी करवाने वाला हूँ। इस वीडियो से आपको कहीं एक ही नंबर पूछा जाएगा और एक नंबर मुझे लगता है कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। 1 से 2 नंबर मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा रेलवे खुश होता है तो 2 नंबर पूछता है, ठीक है। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं कि दौलताबाद इसने शिफ्ट किया था, उसके पीछे की कहानी यहाँ देखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी का नाम था दौलताबाद, ठीक है, बाद में बदल कर रख दिया। बर्नी के अनुसार साम्राज्य के केंद्र में होने के कारण सुल्तान ने देवगिरी को राजधानी बनाया था। ये क्या था? सेंटर में था। जो राजधानी होता है वो कैपिटल होता है, मतलब केंद्र होता है, वहां से सारा काम क्या किया जाता है? संचालन किया जाता है। तो ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है, ठीक है, 1 अक्टूबर को। आगे देखिए, सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था जिसे क्या कहा गया? तो जिसे ये आपको मैंने बताया होगा, इक्तादरी, ऑप्शन नंबर सी। अब इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। यहाँ देखिएगा, सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण, ये शायद इल्तुतमिश लेके आया था, आगे जाके देखेंगे इल्तुतमिश का नाम लिखा हुआ है। सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत विकास हुआ जिसे इक्तादरी प्रथा कहा जाता था। भारत में इक्ता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश किया था और ये बहुत सभ्य, मतलब इसका बहुत ज़्यादा चर्चा में था इल्तुतमिश उस समय। यह हस्तांतरणीय लगान अधिन्यास था। यह भूमि का एक विशेष खंड होता है जो सैनिकों या सैन्य अधिकारियों को प्रदान किया जाता है, किंतु वे भू विभाग के मालिक नहीं होते, वे केवल लगान का ही उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके पीछे थ्योरी है, मतलब इस प्रथा को लाने वाला कौन था? इल्तुतमिश, जो कि किसका दामाद था मुझे आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था ये इल्तुतमिश, ठीक है। अब आगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ जो क्वेश्चन आप देखेंगे 2001 से 2014 के बीच में जो रेलवे ने पूछा था वहाँ से क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ से 1 नंबर बन सकता है, ठीक है, इनमें से 1 नंबर बन सकता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 70 क्वेश्चन है, 70-80 क्वेश्चन होंगे और मुझे लगता है कि 1 नंबर आपसे एग्जाम में आपको 1 नंबर का फायदा हो सकता है क्योंकि 1 ही नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाएगा एनटीपीसी के एग्जाम में, ठीक है, हिस्ट्री से इस टॉपिक से। ऐसे हिस्ट्री से आपको 4-5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, बट वेटेज इस टॉपिक का होगा 1 नंबर का, दिल्ली सल्तनत के समय के काल का। अब देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से 711 ईस्वी में भारत पे आक्रमण कौन किया था? मैंने पिछले वीडियो में भी बता दिया था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम,
ऑप्शन नंबर डी होगा। हम देख लेते हैं, सही आंसर है ना? हाँ सही आंसर है। इसके पीछे का मैंने पूरा थ्योरी बताया था, दाहिर को हराया था, सिंध पे कब्जा किया था, सब बताया था ना, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। 712 ईस्वी में सिंध पे विजय प्राप्त किया था मीर कासिम ने, ठीक है। उसके बाद उसने सिंध शासक दाहिर को हराया था, मैंने सब बताया था आप लोग को। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। अपना मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका नाम क्या था? तो मोहम्मद बिन कासिम, अभी मैंने बताया, ठीक है। ये सिंध पे आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था और इसका कोई अस्थायी प्रमाण नहीं मिला, ठीक है ना। आगे देखिएगा, इस्लाम, यहाँ देखिएगा इस्लाम भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क कब हुआ था? तो 7वीं सदी में हुआ था, नहीं 7वीं नहीं, यहाँ देखिएगा 7वीं सदी में सिंध पे आक्रमण के बाद, नहीं उससे पहले हो गया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है मलाबार तट पर अरब व्यापारियों के आगमन के बाद इस्लाम का संपर्क हो गया था भारत के साथ, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। शायद यहाँ खत्म हो गया, अब हम देखते हैं अगले पॉइंट को। शायद ये पेज खत्म हो गया, अगले पॉइंट को हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, ये कहानी देख लेते हैं कि इस्लाम का जो आगमन हुआ वो कैसे हुआ भारत में। तो मीर कासिम ने सिंध के आक्रमण के पूर्व खलीफा उमर के समय में 636 में मुंबई के निकट थाने की विजय के लिए एक अभियान भेजा, परंतु वहां सफल हो गया। इसी अभियान के दौरान भारत के लोग सर्वप्रथम इस्लाम के संपर्क में आए। इसके बाद अनेक अरब व्यापारी भारत के मलाबार समुद्र तट पर आकर बस गए। इसके बाद आपसी आदान प्रदान की जो प्रोसेस थी वो स्टार्ट हो गई। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 4 से, मोहम्मद गजनवी भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार आक्रमण किया था और मोहम्मद गजनवी का थ्योरी मैंने बता दिया था आप लोगों को, ठीक है। तो पिछले वीडियो को आप लोग देखिएगा, उसमें मैंने अच्छे से बताया। तो थ्योरी अभी नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि मैंने बता दिया है, सिर्फ आप लोग को रिवीजन करवा रहा हूं मैं। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो पहला भारतीय शासक मैंने बताया था राजा जयपाल, ठीक है। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा विद्वान मोहम्मद गजनवी के साथ जुड़ा हुआ था? तो मोहम्मद गजनवी के साथ कौन सा विद्वान जुड़ा हुआ था? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, अल बदरूनी, मोहम्मद गजनवी के साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है। इसके बारे में हमने पूरा हिस्ट्री देखा हुआ है, बहुत बार ये पूछा हुआ है। इसका थ्योरी हम देख लेते हैं, ठीक है ना। प्रसिद्ध अरब यात्री अल बदरूनी मोहम्मद गजनवी के सोमनाथ पर आक्रमण के समय भारत आया था। वह मोहम्मद गजनवी का दरबारी कवि एवं इतिहासकार था। इसे संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। यहाँ रहते हुए उसने खगोलीय विद्या, ज्योतिष, प्राकृतिक विज्ञान, धातु शास्त्र, पुराण, चिकित्सा व रसायन विज्ञान आदि विषयों में विस्तृत अध्ययन किया। इसकी पुस्तक का नाम आप लोग याद रखिएगा, तहकीक ए हिंद, 11वीं सदी के भारत का चित्रण प्रस्तुत करता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, आत्मकथा सहनामा के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी फिरदौसी जो थे ना, वो सहनामा के लेखक थे। आगे देखिएगा सहनामा के लेखक। उसके बाद देखिएगा तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी 1191 में। और किसने किया था? मैंने पिछले क्लास में बताया था, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था 1191 में थानेश्वर के समीप तराइन के मौसम मैदान में दिल्ली तथा अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी, बट दूसरे में मोहम्मद गौरी जीत गया था, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा, निम्न में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी, बघेल भीम ने मोहम्मद गौरी को हराया था, ठीक है। थ्योरी हमने पूरा देखा हुआ है पिछले क्लास में, तो उसे देख लीजिएगा। दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था कुल, ऑप्शन नंबर सी, 5 राजवंशों के द्वारा दिल्ली सल्तनत शासित किया गया था, 5 राजवंशों के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है? देखिए 5 राजवंश का नाम दिया हुआ है। सबसे पहले गुलाम राजवंश,
ठीक है, उसके बाद खिलजी, उसके बाद तुगलक, उसके बाद सैयद, उसके बाद लोदी। डेट याद रखिएगा 1206 से 1290, 1290 से 1320, 1320 से 1414, 14 से 1451 और 1451 से 1526। उसके बाद कुतुबुद्दीन गुलाम राजवंश का संस्थापक था, वह किसका गुलाम था? तो मैंने बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहां से गुलाम वंश की स्थापना हो जाएगी, ठीक है ना। आगे देखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। गौरी के बाद भारतीय साम्राज्य का स्वामी कुतुबुद्दीन ऐबक ही हुआ। 1208 में ऐबक की मतलब गुलामी से मुक्त हो गया और ऐबक को लाख बख्श मतलब लाखों का दान देने वाला कहा जाता था, ठीक है। आगे देखिएगा, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। थ्योरी हमने देखा, फिर से देख लेते हैं ताकि आप लोग रिवीजन अच्छे से हो जाए। भारत में गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। उसने दिल्ली सल्तनत पे 1206 से 1210 के बीच में शासन किया और 1210 में लाहौर में चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा दास से मतलब गुलाम वंश से संबंधित है? इल्तुतमिश, हुमायूं, अकबर और अहमद शाह अल-बादली। तो इसमें इल्तुतमिश हो जाएगा क्योंकि गुलाम वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो जो था ना उसका दामाद था, ठीक है। उसका दामाद था कौन? इल्तुतमिश। यहाँ लिखा होगा, ठीक है ना, यहाँ देखिएगा लिखा होगा, यहाँ लिखा होगा कि इसने इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा का प्रारंभ किया था। मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है ना, तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से किस शासक में से गुलाम वंश किस शासक में से गुलाम वंश संबंध रखने वाला कौन है? निम्न शासकों में से गुलाम वंश से संबंध रखने वाला कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा। इल्तुतमिश का संबंध किसके साथ है? गुलाम वंश से के साथ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हमने देख लिया, सॉल्यूशन देख लेते हैं। 14 के सॉल्यूशन में कुछ अलग लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है। इल्तुतमिश जो शासन किया ना 1210 से लेके 1236 तक, मतलब अपना पूरा जीवन इल्तुतमिश ने शासन किया, ठीक है ना। 1236 में क्योंकि उसका डेथ हो गया था और सुल्तान बनने से पूर्व वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और उत्तराधिकारी तथा दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है। दिल्ली सल्तनत क्योंकि इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया था। उससे पहले जो राजधानी था वो लाहौर था और कुतुबुद्दीन ऐबक का दास भी था, ठीक है ना। इसने क्या किया था? आराम शाह इसका बेटा था कुतुबुद्दीन ऐबक का, इसको मार के इसने ये राजा बना था और वो इसका जो बेटा था केवल 8 महीने के लिए राजा बना था। आगे देखिए, और बाद में इसी की बेटी का नाम था रजिया सुल्तान, जो कि भारत में प्रथम मुस्लिम शासक मतलब महिला शासिका बनी थी। तो ये जनरली भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो दिल्ली का सुल्तान कौन बनेगा? इल्तुतमिश बनेगा। अभी हमने ये कहानी देखा, थ्योरी भी देख लिया, तो थ्योरी को अभी हटा देते हैं। 1210 से लेकर 1236 है और अजमेर के मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश करवाया था, अजमेर के मस्जिद का निर्माण, ठीक है। और कुतुब मीनार के भी निर्माण को कंप्लीट यही करवाया था इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू किया था, ये कंप्लीट किया था। उसके बाद छोटा बालक तेजुमीन बड़े होकर क्या कहलाया? तो ऑप्शन नंबर बी चंगेज खा। चंगेज खा का नाम क्या था? तेमुजीन, तेमुजीन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। आगे देखिएगा, चंगेज खा का वास्तविक नाम या प्रारंभिक नाम तेमुजीन था। चंगेज खा मंगोलिया का निवासी था। चंगेज खा ने मंगोलों की एक सुसंगठित सेना तैयार की थी। उसने गजनी और पेशावर पर अधिकार कर लिया और ख्वाजरी जो भी है वंश के शासक है अलाउद्दीन मोहम्मद को हराया था। उसके उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मंगबरनी का चंगेज खान ने सिंधु नदी तक पीछा किया था। चंगेज खान के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश था, ठीक है ना। इसने शायद उसका मदद नहीं किया था चंगेज खान का। आगे देखिएगा,
आगे है दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका, मैंने बता दिया रजिया सुल्तान, पहले ही बताया था। 1236 से इसने शासन किया और 1240 तक के ये थी, मतलब गद्दी पे नहीं थी, 1 साल के बाद ही ये हटा दी गई थी, क्योंकि इसका इन्होंने क्या किया था ना, इन्होंने महिलाओं को खुल के जीना सिखाया था, तो बहुत कुछ किया था महिलाओं के लिए, इसलिए मुस्लिमों को ये पसंद नहीं आया, जिसके कारण इनका विरोध हुआ, बाद में इन्हें गद्दी से हटना पड़ा। बाद में इन्होंने शादी के बाद फिर से कोशिश किया, बट उस कोशिश में असफल हो गई। तो ये कहानी आगे जाके हम लोग देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में शायद दिया होगा, तो उसे आप लोग देख लीजिएगा। मैं बता देता हूँ, ठीक है। दिल्ली की गद्दी पे बैठा, जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है कुल मिला के। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया था, मैंने अभी बताया था, इल्तुतमिश ने पूरा किया था, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिएगा, 1192 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। और कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा कराया था, उसे हिंदू व जैन मंदिर तोड़ के बनाया गया था। ध्यान दीजिएगा, कुतुब मीनार हिंदू और जैन मंदिर को तोड़ के बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो कुतुब मीनार की ऊंचाई आपसे पूछा जा सकता है, तो मुझे जहां तक लगता है 238 फीट होगी कुतुब मीनार की ऊंचाई, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ थ्योरी देख लेते हैं, शायद आपके कुछ काम आ जाए। कुतुब मीनार का निर्माण गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार की स्मृति में, ठीक है, ये शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में करवाया गया था। यह मीनार 12 मील की दूरी पर मेहरौली गांव में स्थित है। ऐबक इस इमारत की 4 मंजिलों का निर्माण कराना चाहता था, 1 मंजिल के निर्माण के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, 1 ही मंजिल तक करवा पाया था। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, क्या पॉइंट है, 1231 में इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट करवाया था, और ये एग्जैक्ट है 237.8 फीट लंबी है, मतलब इसको मीटर में निकाले तो 72.5 मीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। आगे इस क्वेश्चन को फिलहाल हटा देते हैं। इसमें क्या पूछा गया है कि रजिया सुल्तान ने कब शासन किया, इनको क्रम वाइज आपको सजाना है, तो ये देख लीजिएगा। ये मैंने पहले भी बताया था, इल्तुतमिश से 1210 से 36 तक है, रजिया सुल्तान 1236 से 40 तक है, नसरुद्दीन 1246 से 66 तक है, और बलवन किया था 1266 से 87 तक। और 1290 में तो दूसरा वंश आ गया था, खिलजी वंश आ गया था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, राजा दैवी अधिकार संपन्न है, देखिएगा, राजा दैवी अधिकार से संपन्न है, इसे मिलता जुलता स्थिति क्या लिखा हुआ है, सिद्धांत है। राजा की गरिमा एक दूसरे सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बलवन। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर, राजत्व की गरिमा का सिद्धांत प्रतिपादन करने वाला प्रथम शासक बलवन। उसने दरबारियों से कहा कि राजत्व एक दैवी संस्था है, ठीक है। उसने अपने पुत्र को से राजत्व के संबंध में कहा, राजा का हृदय ईश्वर की कृति को प्रतिबंधित करता है। बलवन ने अपने को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरासियाब वंशज तथा सयान को ईरानी आदर्श के रूप में सुव्यवस्थित किया। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी, तो बाजार नियंत्रण प्रणाली प्रारंभ की थी ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली प्रारंभ की थी। अलाउद्दीन खिलजी बाजार के नियंत्रण के विषय में जानकारी तारीख फिरोज शाही बर्नी और अमीर खुसरो और क्या नाम है इब्न बतूता नामक ग्रंथों में मिलता है इसके बारे में, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को बताया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, प्रसिद्ध पारसी पर्व नौरोज, इंपॉर्टेंट है। नौरोज क्या एक पारसी पर्व है। भारत में निम्न में से किसने प्रारंभ किया था, तो ऑप्शन नंबर ए बलवन ने प्रारंभ किया था पारसी पर्व को, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, 1266 से 87 तक इसने शासन किया था। देखिएगा यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है। और दिल्ली का सुल्तान रहा, इसके अलावा सिजदा और पाबोस की प्रथा, ईरानी का दरबार की शुरुआत
किया था, देखिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है ना। आगे देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू की थी? तो मूल नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए, सैनिकों की भले के लिए लागू की गई थी, ठीक है। थ्योरी को देख लेते हैं। इतिहासकार क्या लिखा है, परमामत्सरन के अनुसार अलाउद्दीन के मूल्य नियंत्रण का उद्देश्य न्यूनतम वेतन द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा सैनिकों को रखना था। इतिहासकार मोरलैंड एवं के.एस. लाल के अनुसार मूल्य नियंत्रण केवल दिल्ली में लागू था, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ तक लागू था? दिल्ली में ही लागू था मूल्य नियंत्रण प्रणाली। चलिए आगे देखते हैं, राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो राजस्व सुधारों को सबसे पहले किसने चलाया था? ऑप्शन नंबर बी, मूल्य नियंत्रण इसने लाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ही किसको लेके आएगा? राजस्व सुधारों को। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो उसको थ्योरी को नहीं देखते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना की निर्माण किया था? अभी हमने देखा था वेतन देना स्टार्ट किया, तो किसने किया था वेतन देना स्टार्ट? है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी। एक ही थ्योरी लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर भी देख लेते हैं। सल्तनत काल के सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने एक अस्थायी सेना को संगठित किया था। उसने केंद्र में विशाल सेना रखी जिसमें पैदल सैनिकों के अतिरिक्त घोड़सवार भी थे, और खिलजी काल में मंगोल में प्रचलित सैन्य वर्गीकरण पद विषयक शब्द जैसे, मतलब ये मैंने बता दिया आपको, थ्योरी क्लास में बता दिया है। आगे देखिएगा, सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया था? देखिए एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछ रहा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसके थ्योरी को नहीं देखेंगे हम। अमीर खुसरो का जन्म स्थान क्या है? तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान क्या है? याद रखिएगा, पटियाला। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाला में हुआ था। काफ़ी बच्चे लाहौर भी लगा सकते हैं, दिल्ली भी लगा सकते हैं, फैजाबाद भी लगा सकते हैं, बट पटियाला के बारे में नहीं सोच सकते हैं। बट सही आंसर क्या है? पटियाला। और कहाँ कब हुआ था? 1253 में हुआ था अमीर खुसरो का जन्म। ये मुझे लगता है कि किसी के समकालीन भी थे, ठीक है ना। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। इन्होंने भारतीय संगीत, ठीक है, ये इन्होंने भारतीय संगीत, ख्याल व तायरान गायन का जन्मदाता कहा जाता है। इन्होंने गजल, मसनवी, रुबाई, काटा, दौबती, देख लीजिएगा, अलग अलग की रचना की थी। इनका विशेष योगदान गजल के विकास में था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये पारसी भी जानते थे, हिंदुस्तानी भाषा भी जानते थे, दोनों भाषा जानते थे, ठीक है, अमीर खुसरो। आगे देखिएगा, अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मैंने थ्योरी में बताया था आपको। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मुबारक शाह खिलजी। ये खिलजी वंश का शायद अंतिम शासक भी था, मुबारक शाह खिलजी। इसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, ठीक है, 1316 में। 1320 तक ये राजा बना रहा। इस उपलक्ष्य में उसने, मुबारक शाह ने खिलाफत के, देख लीजिएगा, ये मैंने बता दिया आपको पूरा थ्योरी, ठीक है ना। आगे देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट है बस उसी को थ्योरी को मैं बताऊंगा, और ऐसे आप थ्योरी के क्लास को देख लीजिएगा। तुगलक वंश का भारत में संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। देखिएगा, गाजी मालिक या तुगलक, गाजी गयासुद्दीन तुगलक 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे ही तुगलक वंश की संस्थापक माना जाता है। वह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने नाम के साथ गाजी शब्द को जोड़ा था। उसने 29 बार मंगोल, यहाँ देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसने कुल 29 बार मंगोल आक्रमण को भी सफल कर दिया था, ठीक है ना। आगे देखिएगा, निम्न में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? अभी हमने देखा, ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे है, निम्न में से किसने राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी? मतलब दौलताबाद। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी 1327 में दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की। इसके पीछे उद्देश्य कुशल प्रशासन देना था, परंतु
पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने के पर भी यह योजना सफल नहीं रही। उसने पुनः राजधानी दिल्ली चेंज किया था। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया था? तो किसने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया था? ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया था। ये लगभग 20 साल, मतलब 1296 से लेके 1316 के बीच में तक इसने शासन किया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन किया था ना सबसे ज़्यादा, ये 37 साल शासन किया था क्या? हाँ, 1200, ये 37 साल किया था, 1351 तक किया था मुझे जहाँ तक पता है। ठीक है, इसका मैंने थ्योरी में अच्छे से बताया होगा, आप लोग देख लीजिएगा। शेर शाह का लिखा हुआ है 1540 से 1545 है, और लोदी का लिखा है 1517 से 1526, इब्राहिम लोदी का। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, मैंने थ्योरी क्लास में अच्छे से बताया। आगे देखिए, आगे पूछा गया है कि भारत में प्रथम बार प्रतीक मुद्रा किसके द्वारा प्रचलित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा प्रतीक मुद्रा प्रचलित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में प्रथम बार, ठीक है, भारत में प्रथम बार मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। उसने चांदी के स्थान पर कांसे की मुद्रा चलाई थी, परंतु जनता ने अपने घर का उपयुक्त मुद्रा को स्वयं में ढालना शुरू कर दिया। बादशाह की इस प्रवृत्ति को रोक नहीं पाया और यह प्रतीक मुद्रा असफल हो गया था। ठीक है, जिसके कारण इसका जो प्रतीक मुद्रा था वो अनसक्सेसफुल हुआ। चलिए आगे देखते हैं। दीवाने खैरात नामक एक अलग विभाग किसने बनाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किसने बनाया था? फिरोज तुगलक ने बनाया था। क्यों बनाया था देखते हैं। दीवाने खैरात विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी, और इस विभाग की स्थापना को इस्टेब्लिश करने का जो पर्पस था, विधवा और अनाथ और गरीब भरण महिलाओं के लिए ये विभाग बनाया गया था। ठीक है ना, गरीब व्यक्तियों के लिए, महिलाओं के लिए, खासकर महिलाओं को ध्यान में रखा गया था इसमें। आगे देखिएगा, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फिरोज तुगलक हो जाएगा। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, फिरोज तुगलक हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे देखिए, सुल्तान फिरोज तुगलक ने कृषि को प्रोत्साहित देने के लिए उद्देश्य से सिंचाई के लिए अनेक नहरों का निर्माण किया। इसने सबसे महत्वपूर्ण नहर वह था जिसके द्वारा यमुना का पानी हिसार तक पहुंचता था। यह 150 मील लंबी थी। ठीक है ना, तो क्वेश्चन क्या था हम एक बार फिर से देखते हैं। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए प्रसिद्ध था, तो फिरोज शाह तुगलक, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, ये देखिएगा, इसमें शायद मिलान करना है आपको, या हाँ मिलान करना है इसमें शायद। ठीक है ना, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ भी मिलान करना है तो उसको भी हम हटा देते हैं, यहाँ भी मिलान करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। देखिएगा, निम्न में से सर्वप्रथम किसने लिखने की कला विकसित की थी? तो लिखने की कला विकसित की थी ऑप्शन नंबर बी, सुमेर ने। ठीक है ना, सुमेर ने लिखने की कला विकसित की थी। इसके बारे में कुछ थ्योरी जान लेते हैं, तथ्य जान लेते हैं। प्राचीन विश्व में लिपि कला के आविष्कार सुमेर ने किया था। सुमेर किलाक्षर है लिपि न केवल सुमेरियन के लिए उपयोगी सिद्ध हुई, अपितु आगे चलकर मेसोपोटामिया, मतलब ये 11 क्लास के ज्योग्राफी में आप लोग देखेंगे कि अन्य संस्कृतियों ने भी ग्रहण किया। सुमेरिया में ही सर्वप्रथम व्यवस्थित शिक्षा पद्धति पुस्तकालयों की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से लिखने की कला स्टार्ट हुई। दिल्ली की सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा था। किससे खतरा था? तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, मुगल, अफगान, ईरानियों से किसी से भी खतरा नहीं था दिल्ली सल्तनत को। देखिए, वस्तुतः दिल्ली सल्तनत को मुख्य रूप से मंगोल आक्रमणकर्ताओं का भय था, जिसे समय समय पर दिल्ली पर आक्रमण किए, और इसके आक्रमण का सल्तनत की आंतरिक व्यापार नीति पर गंभीर प्रभाव पड़ा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इब्न बतूता भारत किसके समय में आया था?
तो ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता भारत आया था और इसने इसके बारे में किताब भी लिखा था। जो दिया होगा थ्योरी में दिया होगा, हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए 1333 में शायद आया था मोहम्मद बिन 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली काजी नियुक्त किया था और 1353 में मोरक्को लौटने पर इब्न बतूता रहला नामक पुस्तक में अपनी यात्रा का जो भी इसने यात्रा यहाँ किया था, जो भी इसको याद था उसको एक किताब में लिख दिया था। तो इसको आप लोग को याद रखना है, इसका किताब का नाम रहला। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, निम्न में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। ठीक है ना? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना? आगे देखिएगा। इब्न बतूता 1333 में तो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। 1342 में उसे सुल्तान के राजदूत की हैसियत से चीन भेजा गया था। इसके द्वारा लिखित पुस्तक रहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन घटनाओं का वर्णन भी किया था। रहला किताब नाम याद रखिएगा और इसी किताब में आपको सारा चीज़ मिल जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय के दौरान। उसके बाद आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्न जोरों में से कौन सा सही सुमिलित है, आपको बताना। तो ऑप्शन नंबर ए सिम्स, ए सिराज, आसिफ है। देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को फिलहाल स्किप करता हूं मैं। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक ऑप्शन नंबर सी बहलोद लोधी था। ये ग्रुप डी में भी पूछा गया था। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। और एक 1451 से लेकर 1490 या 1489 तक दिल्ली पे शासन किया था ये। ठीक है ना? जो अफगानिस्तान के कबीले के महत्वपूर्ण शाखा, ये हटाइए। उसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी किस मुस्लिम शासक ने बनाया था? तो ये भी मैंने बताया था। ठीक है ना? तुगलक के गुलाम वंश के समय ऐसा हुआ था। तो सुल्तान सिकंदर लोदी ने आगरा शहर 1504 में बनाया था। मैंने बताया था 1504 में बनाया था। और क्या था, 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा को बनाया था और इसको राजधानी भी बना दिया था बाद में। ठीक है? आगे देखिएगा, यही कहानी लिखा होगा यहाँ पे। देखिए 1504 लिखा हुआ ना, और 1586 से लेकर 1638 तक आगरा मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। ये भी समय काल आप याद रखिएगा, 1586 से लेकर 1638 तक। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। दिल्ली में लौह स्तंभ कौन लाया था? दिल्ली में लौह स्तंभ कौन लाया था? तो यहाँ पे आंसर शायद गलत दिया हुआ है, तो हम देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन से। लौह स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित एक विशाल स्तंभ है। यह अपने आप में प्राचीन भारतीय धातु कर्म की मतलब उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है। इसका निर्माण कथित रूप से राजा, देखिएगा कौन लेके आया था, राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा करवाया गया था। इसे तोमर राजा अंगनपाल द्वितीय द्वारा दिल्ली में लाया गया था। ठीक है, ये लाया था। और यहाँ किसके समय में लेके आया था? कुतुब मीनार के निकट, ये नहीं लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो वो तो काफ़ी पहले लेके आए होंगे। तो इस अंगपाल द्वितीय ने दिल्ली में लाया था। तो ऑप्शन में ये होना चाहिए था, बट ऑप्शन में कुछ नहीं दिया हुआ है। चलिए आगे देखिएगा, रणथंबोर क्या है? तो रणथंबोर क्या है देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, एक राजपूत दुर्ग है। ठीक है, अब देखिए रणथंबोर राजस्थान में राणा हम्मीर देव का एक किला था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को 1301 में हमीर देव से जीता था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, निम्न में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण दिया था? तो किस भाषा को दिया होगा, आप लोग को पता होगा, फारसी भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण दिया हुआ था। थ्योरी देख लेते हैं। दिल्ली के सुल्तानों ने, ये मैंने बता दिया, दिल्ली के सल्तनत काल में राजकीय प्रोत्साहन केवल मुस्लिम विद्वानों को दिया जाता था और वे फारसी में लिखते थे। ठीक है, आगे देखिएगा। अब्दुल फजल ना शायद महाभारत का फारसी अनुवाद भी उन्होंने किया था। कागज का भारत में आगमन किस सदी में हुआ था? चीन से हुआ था। और किस सदी में हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, और 13वीं सदी में कागज भारत आया था। इसके बारे में कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं, जो कि आप लोग को पता है, जितना मैंने बताया उतना ही लिखा हुआ है। ठीक है, मांडू की रानी रूपमती का संबंध है किसके साथ? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाज बहादुर के साथ। ठीक है, अब देखिएगा
बाज बहादुर बहादुर की ये पत्नी थी। बहमानी राज्य के अंतिम सुल्तान का नाम क्या था? तो बहमानी राज्य के अंतिम सुल्तान का नाम क्या था? कलीम उल्लाह। कलीम उल्लाह बहमानी राज्य का अंतिम सुल्तान था। ठीक है, ये सब उतना नहीं पूछेगा, आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कौन से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे तेनालीरामन कृष्णदेव के बारे में, साउथ के कुछ राजाओं के बारे में जानते हैं। तो यहाँ देखिएगा, इसका हो सकता है थ्योरी मैं लेके भी आऊँ या नहीं भी लेके आऊँ, क्योंकि उतना ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ टॉपिक नहीं है, क्योंकि 1 नंबर का ही पूछेगा। तो 1 नंबर के लिए मैंने काफ़ी कुछ आप लोगों को बता दिया है थ्योरी में, ठीक है ना। तो एनटीपीसी के हिसाब से अभी हम चल रहे हैं, आगे देखिएगा। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य के राजा थे कृष्णदेव राय। ठीक है, देख लेते हैं इनके बारे में कुछ और भी पॉइंट को जानते हैं। तुल्लव वंशीय कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महानतम राजा और समस्त भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में से एक थे। और अमुत्य मलयाद नामक प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ की रचना कृष्णदेव राय ने की थी। बाबर ने अपने आत्मकथा में बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा बताया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाबरनामा कौन लिखा है? बाबर। आगे, जिस प्रकार बिरबल आक्रमण के दरबारी थे, सॉरी गलत हो गया बोलने में, देखिएगा, जिस प्रकार बिरबल अकबर के दरबारी थे उसी प्रकार तेनालीरामन कृष्णदेव राय के थे, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, कृष्णदेव राय 20 साल तक राजा थे, 1509 से लेकर 1529 तक। ठीक है, उनके दरबार में 8 कवि होते थे। तेनालीरामन कृष्णदेव राय के एक दिग्गज विद्वान थे। इन्होंने पंडुरंग महात्म्य की रचना की थी, तो ये पूछा जा सकता है, मे बी कम चांस है। आगे देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना बहुत बार पूछा जाता है, अभी भी पूछा जाएगा। तो हरिहर और बुक्का 2 भाई ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1326 में किया था। देखते हैं, हाँ 1336 में किया हुआ था, 1336 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। में संगम में 5 पुत्रों में हरिहर और बुक्का, देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में संगम के 5 पुत्र में से हरिहर और बुक्का ने की थी, जो प्रारंभ में होयसाल राजा वीर बल्लाल तृतीय की सेवा में थे। तुंगभद्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित विजयनगर साम्राज्य को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। विजयनगर साम्राज्य के भगवान वे शेष तुंगभद्रा नदी के समीप है। ठीक है, तो इसे देख लीजिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी अभी मैंने बताया हम्पी, ध्यान दीजिएगा, हम्पी है, जो कि कर्नाटक में अभी है हम्पी। ठीक है, आगे देखिएगा, और ये तुंगभद्र नदी के किनारे स्थित है शायद। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 58, विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ। मतलब विजयनगर साम्राज्य कब समाप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी दिया है, राम राय जब हार गया ना, तो विजयनगर साम्राज्य भी खत्म हो गया 1565 में। ठीक है ना, तालीकोटा के युद्ध में। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए स्किप करता हूं मैं इसको। ठीक है ना, नूनी नीज पुर्तगाली यात्री विजयनगर किसके शासनकाल में आया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अतुच्य राय के शासनकाल में आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, स्किप करता हूं मैं। विजयनगर साम्राज्य के पूर्व उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाले इतावली पर्यटक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निकोल क्वांटी। ठीक है, इन सब को मैं हटा रहा हूं क्योंकि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब नहीं है। देखिएगा, हम्पी वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हम्पी किस साम्राज्य का अवशेष था? तो विजयनगर, मैंने आप लोगों को बता दिया विजयनगर के बारे में। तो कुछ ही पॉइंट आप लोग को याद रखना है विजयनगर के बारे में। ठीक है ना, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। हम्पी के बारे में देख लीजिएगा, हरिहर और बुक्का, सारा चीज़ मैंने बताया हुआ है। आगे देखिएगा, वाडियार डैश के शासक थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैसूर का देसी राज्य वाडियार। ठीक है, 1565 तालीकोट युद्ध में विजयनगर के पराजय के बाद वेंकटन द्वितीय 1612 में वाडियार राजवंश की स्थापना की थी। वह विजयनगर का ही भाग था। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। आगे देखिएगा, इसमें सुमिलित नहीं आपको बताना, तो ऑप्शन नंबर ए पांड्य और बेलूर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है,
राजधानी देख लीजिएगा, पांड्य का हो जाएगा मदुरा, होयसल का हो जाएगा द्वार समुद्र, यादव का हो जाएगा देवगिरी और काकतीय का हो जाएगा वारंगल। आगे देखिएगा, द्वार समुद्र किसकी राजधानी थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे, होयसालों की राजधानी थी। आगे देखिए, गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, मतलब आंध्र प्रदेश में। गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। आगे देखिए, गोलकुंडा के बारे में जान लेते हैं हम लोग, कुछ पूछा जा सकता है। यह किला 400 फीट ऊंचाई ग्रेनाइट की पहाड़ी पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है गोलकुंडा का किला, ठीक है। उसके 3 प्रकोट है तथा उसका परिमाप 7 मील लगभग है। इससे 87 बुर्ज बने हैं। दुर्ग के अंदर कुतुबशाही बेगमों के भवन उल्लेखित है। आगे देखिए, गोलकुंडा कहाँ स्थित है? तो गोलकुंडा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैदराबाद में स्थित है। उसके बाद अगर हम बात करें, गोलकुंडा के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया था अभी। उसके बाद बाजीपुर का गुल गुंबद मकबरा कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद आदिल शाह, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है, देखिएगा, गुलबर्गा इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है तो इसको मैं हटा देता हूँ। कर्नाटक का हिस्सा है गुलबर्गा। 14वीं सदी में बहमानी सुल्तान ने हसन गंगू ने स्थापना की थी। 4 मीनार कहाँ पे है? तो हैदराबाद में प्लेग के लिए इसको बनाया गया था और 180 फीट लंबा है, तो ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 180 फीट 1591 में हैदराबाद। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा इसे बनाया गया था, ठीक है ना। आगे देखिएगा, बेलूर और हेलबिड के निर्माण किए गए मंदिर डैश के थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12वीं सदी के थे, ठीक है। आगे देखिए, हाँ, और भी कुछ 1-2 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है शायद ये क्वेश्चन है कि हैडबिल निम्न के द्वारा भव्य मंदिर बनवाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन नंबर बी, होसेल के द्वारा। तो ये जो टॉपिक अभी मैंने लास्ट में बताया वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट ये जो टॉपिक है ये 1206 से लेके 1526 तक का ये टॉपिक है। और पहले तो मैंने मुस्लिम शासकों के बारे में बताया और मुस्लिम शासन के जो समकालीन जो शासक थे दक्षिण भारत में, उसके बारे में भी मैंने आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए। तो इन सभी क्वेश्चन को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो ये जानकारी आपको मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। इसके अलावा किसी भी टॉपिक पर आप लोग को वीडियो चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज के दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगली वीडियो में फिर से मिलता हूँ। थैंक यू।